हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीनियस ब्रेन्स। आज से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारा अतीत। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसका शीर्षक है रसीदा का सवाल है कि रसीदा का सवाल था। रसीदा बैठकर पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, कैसे पता लगाएं। तो यह कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई 100 साल पहले कैसे रहा करता था। ठीक है, पहले क्या हुआ था, कैसे रहा करता था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। टेलीविजन से देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, और कल क्या हुआ था इसके लिए हम रेडियो और टेलीविजन सुन सकते हैं। और साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो। यह हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं इसके इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आगेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों मतलब पंडितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अतीत से हम क्या जान सकते हैं कि कैसे लोग रहते थे। बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेट मतलब शिकार किस प्रकार किया जाता था उस समय। ठीक है, पशुपालक मतलब जो गाय भैंस पालते हैं उनको पशुपालक कहते हैं। कृषकों जो खेती करते हैं, कृषकों। शासक जो शासक क्या होते थे, जो जैसे राजा महाराजा, जैसे किसी जिला का मुखिया जो होता है, ये तो राजा क्या करता था, वहाँ का शासन चलाता था। वहाँ के लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह की इस तरह के बारे में कौन बताता था। अ, जो लोगों से काम करवाता था, कौन करता था, शासकों द्वारा इस तरह के बारे में बताते थे। ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जो सामान बेचते हैं उसको उन्हें व्यापारी कहते हैं। पुरोहित जो पंडिताई का काम करते हैं, पंडित होते हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उन्हें पंडित कहते हैं। शिल्पकार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे घड़े और मिट्टी की सभी वस्तुएं। कलाकारों जो जो कलाकार जैसे कलाकार और संगीतकार, जैसे फिल्मों में होता है एक्टर और एक्ट्रेस, संगीतकार जो गाना गाते हैं। ठीक है, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं अतीत के बारे में। ठीक है, तो फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं अतीत के माध्यम से। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ठीक है, अतीत से हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। इसके बारे में भी हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कौन सा खेल खेलते हैं, इसी प्रकार से वह लोग क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, इसके बारे में जान सकते हैं। कौन से नाटक देखा करते थे। ठीक है, जैसे आप लोग क्या कार्टून देखते थे, और उससे पहले लोग शक्तिमान और टाइप के नाटक देखा करते थे। फिर कौन कौन से गीत गाते थे, कौन सा गाना गाते थे, इस बारे में भी हम जान सकते हैं। जो अभी आप वर्तमान में करते हैं वह पहले के लोग क्या करते थे, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं इससे अतीत से। ठीक है, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं, अभिलेखों से, पांडुलिपियों से, और किसे जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ
पांडुलिपियों से हम जान सकते हैं, अभिलेखों से जान सकते हैं। ये हुए अभिलेख, ठीक है। पत्रों पे लिखा गया, खोद कर लिखे गए शब्दों को उसे अभिलेख कहते थे। पत्तों पे लिखे गए शब्दों को क्या कहते थे? पांडुलिपियां कहते थे, ठीक है। और इससे सिक्कों से या से मटकों में किए गए कलाकारी से हम यह जान सकते हैं कि इसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व से हम यह जान सकते हैं कि पहले लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पास थे? यहाँ पे। फिर कौन कौन से गीत गा रहे थे, लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी का पता लगाओ। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र एक में, ये है मानचित्र एक, इसमें हम देखते हैं ये नर्मदा नदी, ठीक है। ये है नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। ये देखिए आप, नर्मदा नदी है। जय भोला। एक मिनट। तो यहाँ पे ये है नर्मदा नदी। इससे यहाँ पास आसपास लोग रहा करते थे। इस ठीक है। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी का पता लगा, लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक रहते थे, कुशल संग्राहक होते थे। कुशल संग्राहक क्या होते थे? जो लोग चीज़ों को इकट्ठा करते थे और उससे खाने पीने की व्यवस्था अपनी करते थे। जैसे अभी वर्तमान में लोग खाने पीने के लिए गेहूँ, चावल, दाल का संग्रह करके उसको खाते हैं, ठीक है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे थे अपने भोजन के लिए वे जड़े फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ठीक है। आसपास की विशाल संपदा, आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से मतलब जो वहाँ पे पाया जाता था उस चीज़ों से परिचित थे। जैसे इस समय क्या आम, अमरूद आदि तरह के जो फल पाए जाते हैं, उस समय के लोग भी वहाँ पे उस क्षेत्र में जो विशाल संपदा मतलब वहाँ पास जो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं उस चीज़ों के बारे में परिचित थे, और वहाँ से इकट्ठा करके क्या करते थे? अपने अपने अपना भोजन ग्रहण करते थे। वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। वे जानवरों को शिकार भी करते थे और उससे अपना भोजन प्राप्त किया करते थे। जैसे आजकल के लोग मांस खाते हैं, पहले के लोग भी मांस खाते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाते हैं हम लोग। तो ये है किरथर पहाड़ी, ठीक है।
ये है किरथर पहाड़ी और ये है सुलेमान पहाड़ी, ठीक है, जो कि पश्चिम में है, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में है, ठीक है। पहले कहाँ थी? भारत में थी। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी को पता लगाओ। ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले तथा गेहूं जौ फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे कहाँ? सिंधु और सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे पानी को ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग खेती किया करते थे। वहाँ पास क्या होता था? गेहूं तथा जौ फसलों को उपाजना मतलब उगाना प्रारंभ किया था उस समय के लोगों ने सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व। जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपाजना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। यहाँ पास जो लोग रहते थे वह लोग पशुओं को भी पालते थे, जिनमें से भेड़ बकरी और गाय बैल पशु जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ? गांवों में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गांवों में रहते। नदी के आसपास का क्षेत्र जो होता था वहाँ पे ये लोग रहते थे। और यहाँ पे क्या था? गांव थे। यहाँ पास का क्षेत्र क्या था? गांव था, ठीक है। तो पहले के लोग पहले यहाँ की सभ्यता क्या थी? गाँव की सभ्यता थी। गाँव के आसपास लोग रहते थे जो कि नदियों के आसपास था, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो और ये विंध्य पहाड़ी, ठीक है। ये है विंध्य पहाड़ी, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये है विंध्य पहाड़ी, ठीक है। और गारो पहाड़ी कहाँ पे है? यहीं पे गारो पहाड़ी आती है। उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में कहाँ है? ये है गारो पहाड़ी, ये है गारो पहाड़ी, ठीक है। विंध्य पहाड़ी वो हो गई मध्य प्रदेश में जो कि पाई जाती है, और ये उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में कौन सी है? गारो पहाड़ी। उत्तर पूर्व में ये गारो पहाड़ी है, ठीक है। गारो पहाड़ी है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे क्या होता था? कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे खेती की जाती थी। यहाँ पे बिंद पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ होती है, नदियों के आसपास क्या होता है? खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे खेती का सर्वाधिक विकास हुआ। गारो पहाड़ी है, यहाँ पे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके आसपास गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास क्या हुआ? यहाँ पे खेती का विकास हुआ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ पे चावल उपजाया गया विंध्य के क्षेत्रों में। जहाँ पे यहाँ पे क्या उपजाया गया? विंध्य के क्षेत्रों में गेहूं सर्वप्रथम उगाया गया, ठीक है। गेहूं उपजाया गया, सॉरी, चावल उपजाया गया। विंध्य के क्षेत्रों में क्या उपजाया गया? सर्वप्रथम चावल। यहाँ पे सर्वाधिक चावल होता है, ठीक है। यहाँ पे चावल उपजाया गया। मानचित्र पश्चिम तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु और सहायक नदियाँ कहाँ पे है? सिंधु नदी ये है, सिंधु और सतलज उसकी सहायक नदियाँ कहाँ है? ये सिंधु है, ये है सतलज नदी, ये सतलज नदी। तो इसके आसपास का क्षेत्र जो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो बड़ी नदी से छोटी छोटी जो नदियाँ आकर के मिल जाती हैं उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। सिंधु और सतलज की सहायक नदियाँ ये हैं झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ठीक है। यहाँ पे एक ये काबुल नदी भी है, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। जो बड़ी नदियों से जो छोटी नदियाँ मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ कहते हैं।
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फैले फूले। 4700 वर्ष पूर्व क्या होते थे यहाँ पे कुछ नगर जो शहर थे वो यहीं पे विकसित हुए। गंगा वो यहाँ पे यहीं पे लोग रहते थे और यहीं पे खेती करते थे और यहाँ पे निवास करते थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास 2500 वर्ष पूर्व। गंगा नदी कहाँ पे है? गंगा नदी ये, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। गंगा नदी के आसपास क्या था? इसकी सहायक नदियों के आसपास 2500 वर्ष पूर्व लोग रहना प्रारंभ किए और यहाँ पे नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसकी सहायक नदी सोन कौन सी है? गंगा ये हुई, सोन नदी ये, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये सोन का गंगा के आसपास की नदी सोन, गंगा की सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध कहाँ? बिहार में, ठीक है। यहाँ पे आसपास का क्षेत्र जो था मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बहुत शासक वर्तमान में बिहार में इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। इसके शासक मगध के शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे, मतलब यहाँ के राजा जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे। इनके पास बहुत सारे घुड़सवार थे, हाथी थे और अस्त्र थे, इसलिए इन्हें शक्तिशाली राजा कहा गया। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी, ठीक है। मगध जैसे कई अन्य हिस्सों में भी किया हुआ था, शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? भारत को। तो भारत एक उपमहाद्वीप है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग घूमने के लिए यहाँ पे जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो इसमें क्या होता था? जैसे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत और पहाड़ियों में जाना क्या होता था? कठिन होता था यहाँ, कठिन होता था, ठीक है, और जोखिम भरा होता था। यहाँ पे कब क्या हो जाए इसका कोई, जैसे अभी भी उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में लोग घूमने जाते हैं तो पहाड़ियाँ धंस जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहले भी जोखिम भरा होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी, फिर भी लोग घूमने जाते थे, अभी भी लोग घूमने जाते हैं। कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन घूमने लोग बंद नहीं करते। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी लोग क्या करते थे? प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आ गई तो इसके कारण वहाँ से लोग दूसरी जगह पे रहने के लिए जाया करते थे। आपदाओं के कारण एक स्थान से जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी सेनाएं क्या करते थे? एक राज्य से दूसरे राज्य में जब राजा उस क्षेत्र में लड़ाई हो जाती थी तो उस क्षेत्र के एक एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से लड़ाई हो जाती थी तो दूसरे क्षेत्र का राजा एक क्षेत्र में जाता था, ठीक है, वहाँ पे विजय हासिल करता था, उनसे लड़ता था और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी लोग क्या करते थे? मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, हीरा, जवाहरात, चांदी एक जहाज़ों में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु भेजने के लिए, धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे एक गांव से दूसरे गांव भी क्या शिक्षा देने के लिए जाया करते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी बस भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्या अच्छी अच्छी जगहों जगहों की घूमने की शौकीन होते थे
तो एक जगह से दूसरे स्थान घूमने के लिए जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। आज लोग यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो मानचित्र एक कौन सा है? ये है। तो इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ, पर्वत और नदियाँ, जैसे विंध्य पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है। तो इस क्षेत्र तो क्या करते थे? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। ठीक है। प्राकृतिक सीमा मतलब एक बाउंड्री का निर्माण करते थे, कि यहाँ के लोग इस क्षेत्र में रहेंगे, इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के राजस्थान में। तो इस तरह की बाउंड्रियाँ होती थी। पहले क्या होती थी? पहाड़ियाँ होती थी, नदी होते थे, नदियों के हिसाब से लोग एक स्थान के दूसरे स्थान के बारे में जानते थे। ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। ठीक है। इसको पार करना इतना आसान नहीं था, नदियों को पार करना। ठीक है। बहुत ही कठिन था, लेकिन जो चाहते हैं वह पार कर जाते हैं घूमने की तलाश में, या फिर एक दूसरे से दूसरे क्षेत्र में पलायन करने के लिए, मतलब जाने के लिए, निवास करने के लिए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है। तो कुछ लोग पर्वतों की ऊंचाई पर्वतों में भी घूम सके हैं तथा गहरे समुद्रों को भी पार कर सके हैं, उनको भी पार करके दूसरे स्थान पर जा सके हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है। उपमहाद्वीप मतलब भारत से जो भारत जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर से भी लोग आए, यहाँ आए और यहाँ बस गए। ठीक है। यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया है। ठीक है। लोग यहाँ से आए आए गए और एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो वहाँ से कुछ सीख कर गए और वहाँ की संस्कृति को समझ के गए और अपने यहाँ उस चीज़ को फॉलो किया। ठीक है। किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कई वर्ष तक लोग क्या करते थे? पत्थरों को तराशते थे। ठीक है। इससे वहाँ कुछ नई वस्तुएं बनाते थे और संगीत रचने, वहाँ की संगीत को सुनते थे और एक्सेप्ट करते थे और वहाँ पे जाके सुनाते थे। यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है। अपने देश का नाम, देश के नाम के देखते हैं। तो देश का नाम भारत का देश कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि हमारा देश भारत है और इंडिया है। ठीक है। दो शब्दों से पुकारते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो कि संस्कृत शब्द सिंधु से निकला। सिंधु क्या है थी? सिंधु एक नदी थी। सिंधु एक नदी है जो कि हमारे मानचित्र में दर्शाया गया है। तो नदी के नाम पर भी पहले के लोग भारत को, या इस पार के लोग क्या करते थे? इस पार आने के लोगों को क्या कहते थे? सिंधु क्षेत्र के लोग, या इंडस नदी के लोग, या इंडस नदी के लोग कहते थे। ठीक है। जो कि संस्कृत भाषा में कहते थे, इंडस इंडस कहते थे। ठीक है। ये है, कहते थे, जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है। तो एटलस आप लोग देखेंगे। एटलस आप लोगों के पास होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? सर्च करके दिखाते हैं। ठीक है। ईरान और क्या था?
ईरान और यूनान के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है ईरान, ये है ईरान क्षेत्र। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के बगल में, पाकिस्तान के बगल में। ठीक है, और यूनान देखते हैं। तो ईरान के बारे में, ईरान को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं आगे, ईरान और यूनान गुजर है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, तो ईरान और यूनान से आने वाले लोगों ने क्या किया है, सिंधु को क्या कहा है, इंदोस नदी या फिर इंदोस नदी, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी के इस पार के लोगों को क्या कहा है, इंडिया, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में पहले रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। यहाँ पे उत्तर पश्चिम के लोग जो रहते थे, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग यहाँ पास भरत नाम का प्रयोग यहाँ पास जो लोग रहते थे उन्हें उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद, जो वेद है, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें ऋग्वेद में मिलता है भरत नाम, जो भारत का नाम है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में इसका प्रयोग क्या होने लगा, देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ठीक है, तो ये क्या है, ताड़पत्र में बना एक लिखा हुए शब्द हैं, जो कि उस समय के लोग कागज की जगह ताड़पत्र का प्रयोग किया करते थे, जो कि ताड़पत्र किसमें हुआ करता था, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, जो कि ताड़ के पत्तों को एक साथ बांध दिया जाता है, या फिर भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक
पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। भुर्ज पेड़ की, ठीक है ना, छाल से क्या बनाई जाती थी, पत्तों से जोड़ करके एक किताब को बनाया जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। ये यहाँ पे छिद्र है जो, इसको इससे धागे से कई वस्तु कई उसको बांध दिया जाता था, कई ताड़पत्रों को बांध दिया जाता है या फिर भोज पत्रों को बांध दिया जाता था। अतीत के बारे में कैसे जानते, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है, हाथ से लिखते थे इन पत्रों को, इसलिए पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, इसका अर्थ हाथ से है, से निकला है, ठीक है। मेनू का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, जो मेनू का अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से किसी तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र से लिखी ये मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, ठीक है, कुछ पांडुलिपियां जो है कीड़ों ने खा लिया और नष्ट हो गई, ठीक है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ऐसी पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं, मंदिरों और बिहारों में मिलती हैं या फिर म्यूजियम में मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और सदियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा इसमें मिलती है, ठीक है। इन पांडुलिपियों में क्या मिलता है, राजाओं के जीवन और सदियों तथा अवधियों का विज्ञान मान्यताओं और व्यवहारों के, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के बारे में इसमें पता चलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है, इससे पता चलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। ये सब किसमें, महाकाव्य तथा कविताएं, किसमें नाटक, संस्कृत में लिखे हुए। पहले के लोग संस्कृत भाषा को जानते थे इसलिए उसमें वो संस्कृत शब्दों में लिखते थे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है, ठीक है। कुछ लोग तमिल के लोग तमिल जानते थे तथा कुछ लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, क्योंकि आम लोग होते हैं वह लोग क्या करते हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, जिसे पत्थरों पर खोद कर लिखे गए शब्दों को क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहा जाता था। कभी कभी शासक कभी कभी शासक कभी कभी शासक क्या करते थे, कभी कभी ये शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते, पत्थरों पर शासक लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, जिससे लोग इसे पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों ने सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण कराया है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे, ठीक है। इसमें कुछ लोग अपनी लड़ाइयों को, अर्जित और विजयों को भी लिखते थे, जिससे लोग पढ़ सकें। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी, इसके बारे में आप लोग बताएं, ठीक है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। सबसे पुराना यह अभिलेख है, ठीक है, जो कि कहाँ है, प्राप्त हुआ है, कंधार में प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हमको लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ क्या होती हैं, लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं तथा जब हम कुछ बोलते तथा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब लिखते हैं तो लिपि होती है, जब बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक के नाम दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह अभिलेख जो है ये अरेमाइक और किस भाषा में है, यूनानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पे देखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अभिलेखों को जो पढ़ता था और लिखता था, ऐसे लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है।
जो आर्कियोलॉजी पुरातत्वविद इंग्लिश में क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, ये लोग अवशेषों चित्रों का अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का अध्ययन करते हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ठीक है। क्या, कब और कहाँ, कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये मटके जैसा संरचना का। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व, ये सिक्के, ये जो पात्र है, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व। दाएं, एक पुराना चांदी का है, सिक्का है, ये वाला चांदी का सिक्का है, ठीक है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, इसके बारे में देखते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे इस समय के लोग। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पकी, मिट्टी तथा धातु, कुछ धातु की बनी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, ठीक है, जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जो कि जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। सिक्के जैसे पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो जानकारी मिलती है, इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे इससे जो जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं, एक जासूस की तरह होते हैं, जो अभिलेखों, पांडुलिपियों तथा ताम्रपत्रों से, इन बर्तनों से क्या होते हैं, अभिलेखों से इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, जहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य में इसलिए किया गया है कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों के लिए अतीत अलग था। राजा और रानियों के लिए अतीत अलग था। व्यापारी तथा जीवन शिल्पकारों के लिए व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इसलिए इन लोगों के लिए अतीत अलग अलग था। जैसे कि हम आज भी हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह का द्वारा प्राप्त करते हैं। और अभी जो शहरों में लोग रहते थे वो बढ़िया शहरों में रहते हैं और वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है, जो कि पत्रों में लिखवा करके रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए उनका वह लिख कर नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष और जैसे कि 2000 या उस इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तत्व ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में सब हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। ईसा मसीह के पूर्व के समय को क्या कहा जाता है, BCE, बिफोर क्राइस्ट,
एरा, ठीक है, ईसा मसीह के पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, सीई कॉमन एरा कहते हैं, बीसीई और सीई, ठीक है। और पहले क्या कहा जाता था, अभी वर्तमान में सीई कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं, और पहले के ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। और पहले क्या कहते थे, एनो डोमिनी कहते थे ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, और पहले बीसी, बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट कहते थे, ठीक है। अब बीसीई और बीसी कहते हैं, यही चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, लिखा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का उपयोग हुआ है, समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, ठीक है। अज्ञात लिपि को जानने की कहानी कहाँ मिलती है, अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकार हैं में है। कुछ विद्वान जो नई भाषा पढ़ सकते थे, उन्हें बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद यूनानी विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर शेर के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तथा ए अक्षर चिड़िया के चित्र बने हैं, ठीक है। ए अक्षर से चिड़िया को जाना जाता था। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह आसानी से इन अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके, ठीक है। तो इसको आप नर्मदा नदी को कहाँ से मिलाएंगे, आरंभिक कृषि से मिलाएंगे, ठीक है। मगध को पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, सॉरी, गारो पहाड़ियाँ रहने देंगे। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, सिंधु तथा सहायक नदियों, प्रथम नगर, ठीक है। अब गारो पहाड़ी कहाँ बचा, आखेट तथा संग्रह, आखेट तथा संग्रह, यहाँ से यहाँ से मिला। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर आप लोग लिख करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसमें देखें, कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब प्रारंभ हुए, 4700 वर्ष पूर्व, आज से 4700 वर्ष पूर्व जो थे सिंधु सभ्यता के नगर विकसित हुए थे। गंगा नदी घाटी के जो राज्य थे, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व के आसपास माना जाता है। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान कब माना जाता है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो रसीदा की ये प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग लिखेंगे और कमेंट में उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।